हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिधर भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे मोस्टली एशियंस को बहुत मसला आता है और वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं और कंसल्टेंट अच्छे खासे इस चीज़ के चार्ज करता है। तो मैंने सोचा इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर करूं, ताकि आप लोगों को खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिस कंट्री के बारे में आपको अब बताने जा रहा हूं, आप इसका खुद घर बैठ के वीज़ा अप्लाई कर सकें और आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना हो। और आपको बहुत जो कंसल्टेंट हजरात है, बहुत ज़्यादा आपसे इस चीज़ की फ़ीस चार्ज करते हैं, आप उनसे भी बचें। तो सबसे पहले ये मेरा चैनल है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मैं जो भी एक्सपीरियंस सबसे पहले खुद उसको उस एक्सपीरियंस से गुजरता हूँ। कोई भी एक्सपेरिमेंट कह लें आप, मैं अपने आप इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब मैं उसमें कामयाब हो जाता हूँ, देन मैं उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं अपने यूएस के ट्रिप का और वीज़ा का सारा प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो जापान जैपनीज़ विजिट वीज़ा के मतलब है। मैंने जैपनीज़ वीज़ा तकरीबन 3 माह पहले पोलैंड से अप्लाई किया था और मुझे वीज़ा मिल गया था। लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, नहीं अपलोड कर सका। तो सोचा कि आप वीडियो आपके लिए बना दूं। आपको टाइटल से भी इसका पता चल जा गया। तो आए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। ये जो सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों के बारे में आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तानी हैं वो जापान का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट हर जगह सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। मैंने पोलैंड से अप्लाई किया था। इधर अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन जो पाकिस्तान से है वो डिफरेंट है। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इस वीडियो में सर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और होपफुली इंडिया का मैं इसलिए नहीं कंफर्म कर सकता है कि मुझे भी इंडिया का थोड़ा सा मुझे अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा सा इस पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यही प्रोसीजर है। 24 में, तो नवंबर 2024 है ये। तो आगे अगर प्रोसीजर चेंज हो जाए तो उसका पता नहीं है, लेकिन अभी इस टाइम तक प्रोसीजर ये सेम है। तो आए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, जापान वीज़ा है, विजिट वीज़ा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जापान की एम्बेसी इस्लामाबाद में है और इसका कॉन्सुलेट है वो कराची में है। आप अगर बलूचिस्तान और सिंध से बिलोंग करते हैं तो आप कराची कॉन्सुलेट में वीज़ा अप्लाई करेंगे, और केपी के और पंजाब वाले डेफिनेटली आप इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है इनकी, उधर आप अप्लाई करेंगे। बेसिक एड्रेस ये आपको आप देख सकते हैं इधर। सबसे पहले मैंने क्या, आपने गूगल पे आपने सर्च करना है जापान एम्बेसी इन पाकिस्तान। मैंने एम्बेसी की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इधर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि वीज़ा की कैटेगरी है। मैंने वीज़ा पे क्लिक किया है। वीज़ा पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। डॉक्यूमेंट कोई लंबे चौड़े नहीं है, बहुत छोटे से नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने लगाने हैं। और एक चीज़ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जापान वीज़े के लिए आपको इनविटेशन लेटर ज़रूरी नहीं है। मेरे केस में भी मैंने इनविटेशन लेटर के बगैर वीज़ा अप्लाई किया था और मुझे वीज़ा एम्बेसी ने इशू किया। अगर आप भी पाकिस्तान से या एशियन से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो इनविटेशन लेटर है वो कुछ कुछ सिनेरियो में ज़रूरी है। हर टाइम नहीं कर, जैसे विजिट वीज़ा जो है वो आप बिज़नेस के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा भी एक होता है। अगर आप किसी रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं उसके लिए भी विजिट वीज़ा ही आपको मिलता है। उसकी सब कैटेगरीज आप कह लें, वीज़ा एक ही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी कैटेगरी चेंज है और कुछ डॉक्यूमेंट्स चेंज है। लेकिन मेरे केस में मैं सिंपल टूरिज्म के लिए जा रहा था, विजिट विजिट के लिए जा रहा था, तो मुझे इस सूरत में आपको इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं डॉक्यूमेंट्स को बताने से पहले, हर चीज़ बताने से पहले, कि अगर आपको किसी तरह का कोई इशू होता है तो जेरी वीएफएक्स ग्लोबल थर्ड थर्ड पार्टी है जो कि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट को डील करती है जापान के वीज़ा के मतलब। ये मैं आपको अभी आगे जाके बता दूंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, उनका कौन सा पोर्टल है, इसकी फ़ीस क्या है। आपको एम्बेसी नहीं जाना, आपको ये थर्ड क्या है जो इनके ऑफिस जाना है, वीएफएस के, जो कि जापान वीज़ा को डील करती है, और भी ये काफ़ी सारी वीज़ा डील करती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो जापान वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो 6 वर्किंग डेज है। मैक्सिमम मैक्सिमम ये 6 ले लेते हैं, और सम टाइम इससे ज़्यादा भी वो वीज़े के लिए ले सकते हैं। लेकिन प्रोबेबली वो विद इन 6 डेज़ के अंदर आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका वीज़ा
का स्टेटस चेक कर लें, आपका वीज़ा इशू हो गया है या अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त में मैक्सिमम 6 डेज़ लेते हैं। मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसको 6 डेज़ से ज़्यादा लगे हों। उसके बाद एक चीज़ ये बता दूं कि एम्बेसी सेम डे में वीज़ा इशू नहीं करती। ये पाकिस्तान से ऐसा है, लेकिन पोलैंड से मैंने देखा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस में। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एम्बेसी ने सेम डे में वीज़ा इशू किया था, लेकिन पाकिस्तान से ऐसा नहीं है, क्योंकि एम्बेसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि आप सेम डे में आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। इसके बाद सिंध और बलूचिस्तान वाले कराची कौंसुलेट में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका जापान का विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप 6 मंथ के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी की लोकेशन क्या है, ये इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है, जापानीज एम्बेसी। आप इधर से, यह ईमेल है, अगर आपको कोई मसला आता है ईमेल के थ्रू आप एम्बेसी से बात कर सकते हैं। एम्बेसी डेफिनेटली आपको रिप्लाई देती है, क्योंकि मैंने अपना सारा प्रोसीजर जो है वो एम्बेसी से ईमेल के थ्रू ही मैं एम्बेसी से कॉन्टैक्ट में था और एम्बेसी ने मुझे सारा इसके थ्रू गाइड किया है। ये छोटी सी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये भी कि जो जापान वीज़ा की जो एम्बेसी की फ़ीस है वो पाकिस्तान यानी पासपोर्ट होल्डर के लिए जापान वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है उसकी एम्बेसी की फ़ीस नहीं है विज़िट वीज़ा के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी जो जेरी है, VFS है, वो अपनी फ़ीस चार्ज करती है। वो कितनी है वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, लेकिन जो एम्बेसी लेगी वो एम्बेसी फ़ीस नहीं लेती। इधर भी मुझसे एम्बेसी ने फ़ीस नहीं ली, मेरे पास ईमेल भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के नेक्स्ट में दिखा दूं कि अब जब एम्बेसी ने मुझे क्लियरली बोला है कि अगर आप पाकिस्तानी नेशनल हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सिंपल सा आप इधर क्लिक करेंगे, ये आपको नजर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको ओपन हो जाएगा। इस तरह का छोटा सा 2 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपने कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने अपने लिए भी फिल किया था। बहुत सिंपल है, बहुत मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर लेंगे। 2 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आपने कोशिश कीजिएगा पहले कंप्यूटराइज फिल करना है आपने। कंप्यूटराइज इसलिए कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिकली इधर क्लिक करेंगे आप ब्लैंक पे, तो आपका ये फिल होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपने फॉर्म में दिखा दूंगा। उसके बाद फिल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, साथ ही बता देता हूँ। ये छोटा सा फॉर्म है एम्बेसी का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने PDF में डाउनलोड खोला है, तो ये चेक कर सकते हैं, मैं इसको एडिट वगैरह कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने आपने अपना सर नेम, सिंपल आपकी डिटेल्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, मैरिड हैं जो भी हैं आप, नेशनल आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका ID कार्ड नंबर पाकिस्तान में क्या है, पासपोर्ट की टाइप कौन सी है। मोस्टली जो हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, अगर आपके पास ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक नहीं है, ठीक है। और पासपोर्ट नंबर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट कौन इशू करता है, मैं डायरेक्टर इमिग्रेशन जनरल ऑफिस वाले करते हैं। एक्सपायरी वगैरह क्या है, जापान किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, विजिट के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा जो चीज़ आपको लगता है फॉर्म में आपके लिए नहीं है, आप इसे NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब होता है कि आप NA लिखेंगे वहां पे कि ये आपके लिए नहीं है। आपने स्टे कितने दिन का करना है मैं आपको ये बता दूं। जो जापान है, मुझे भी एम्बेसी ने 3 माह का वीज़ा इशू किया था, और मैंने एम्बेसी से रिक्वेस्ट की थी मुझे सिर्फ 9 दिन का वीज़ा चाहिए, क्योंकि मैं 9 दिन के लिए जा रहा हूँ विजिट के पर्पज़ के लिए। तो आपने यहाँ पे वो लिखना है जितने जितने कम दिन होंगे उतने आपके लिए बेहतर है। इतने ज़्यादा कम भी नहीं लिखने कि आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा भी नहीं लिखने। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मैक्सिमम 2 वीक्स के दरमियान रहें, 2 से 3 वीक्स के दरमियान। तो इससे आपके वीज़ा भी मिलेगा और एम्बेसी को भी लगेगा बंदा सिर्फ विजिट पर्पज़ के लिए जा रहा है। आपकी जो डेट ऑफ अराइवल है, आपका जो प्लान क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 6 दिन एम्बेसी लेती है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट, अगर आज आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं एम्बेसी में, तो नेक्स्ट 6 दिन के बाद अगर आपको वीज़ा इशू होता है, तो मैं अपने प्लान के मुताबिक लिख दूंगा। मैंने 25 को आज 12 नवंबर है, मैं लिख दूंगा इधर कि मैंने 25 नवंबर को ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे आपने हिसाब से आपने लिख देना है। 9 दिन का मैंने लिखा था। आप किस पोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कौन से ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ 2। आपने वो चेक करना है जो आपको कन्वीनियंट लगता है। दोनों पे फ्लाइट्स जाती हैं, तो ये आप डिपेंड करता है कि आप किधर से ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट का लिख दिया कि मैंने किस एयरपोर्ट पर ट्रैवल करना है, ठीक है, हनीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और एयरलाइन कौन सी है, मेरी कतर एयरलाइंस थी, यहाँ से दोहा, पोलैंड से दोहा, और दोहा से आगे थी, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया हूँ, पोलैंड से मेरी थी, बिल्कुल सॉरी, ठीक है,
पोलैंड से मेरी दोहा थी, कतर एयरलाइन, और आगे मेरी जापानीज एयरलाइन थी। ये कनेक्शन था, सेम एयरलाइन थी, लेकिन इनका कोई आपस में एग्रीमेंट है, इसलिए मुझे दोहा में वीज़ा कोई चाहिए नहीं था, ना चाहिए की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने दोनों एयरलाइन का लिख दिया है, जापानीज एयरलाइन और कतर एयरलाइन। पोलैंड से दोहा, दोहा से आगे नेक्स्ट जापान। इसके बाद आप किधर स्टे कर रहे हैं, आपका होटल कौन सा है, मैंने होटल का नाम लिखा है। मैं आज एक आने वाले दिनों में एक आप वीडियो इस पे प्रॉपर बना के अपलोड अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, कि आप फ्री में अपने होटल की जो इटिनरी है, अकोमोडेशन को कैसे बुक कर सकते हैं, जो आप वीज़े के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने अभी लास्ट वीक या 2 वीक्स पहले फ्लाइट की इटिनरी का बताया है कि फ़्लाइट रिजर्वेशन आप फ्री में कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको होटल का भी बताऊंगा। हुँ, मैंने होटल का नाम लिखा, होटल का टेलीफ़ोन नंबर लिखा, ये अब जिधर से मैं आपको बताऊँगा कि आपने कहाँ से बुक करना है, वहाँ पे आपको कंप्लीट होटल की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से मैंने इसका फ़ोन नंबर लिया है, एड्रेस लिखा है, होटल का एड्रेस क्या है, वो मैंने लिख दिया जहाँ मैंने स्टे करना था। उसके बाद मैंने कभी प्रीवियस ट्रैवल किया है, मैंने कभी नहीं किया, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। मेरा करंट रेज़िडेंस एड्रेस क्या है, जिधर मैं अभी रह रहा हूँ, मैंने वो लिख दिया है। मेरा मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेरी ईमेल क्या है, और करंटली मैं जॉब कौन-सी कर रहा हूँ। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपको बिज़नेस के मुतालिक लिखना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो भी आपका करंट स्टेटस है, आपको इधर वो मेंशन करना है। मैंने वो लिख दिया, मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा, कंपनी का फ़ोन नंबर लिखा है, और मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा है कि मेरी कंपनी किधर है, मैंने इस कंपनी का एड्रेस लिखा है। उसके बाद अ, यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आप 18 ईयर से कम हैं, मैं 18 ईयर से ज़्यादा हूँ, और गारंटर के मुतालिक भी पूछ रहे हैं, अगर आपको कोई गारंटर है जापान में, कोई आपको गारंटी दे रहा है, कोई आपको इनवाइट कर रहा है, कोई ऐसा सीन है, तो कोई भी नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि ये उस सूरत में आपने फिल करना है जब आपके पास इनविटेशन लेटर हो। ये एक जो मिथ है कि इनविटेशन के साथ आपका वीज़ा 100% इशू हो जाता है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैंने इसके बगैर अप्लाई किया था और एम्बेसी ने विद इन 5 डेज़ के अंदर मुझे वीज़ा इशू कर दिया था। इधर आपने वो डिटेल लिखनी है, मेरी कोई भी नहीं है। आप अगर आपके पास कोई गारंटर है, आपने उसका सारा एड्रेस, क्या रिलेशन है, क्या वो करता है जापान में, ये वो सारी उसकी डिटेल लिखनी है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है, इधर आपने वो लिखनी है, ऊपर आपने गारंटर की, नीचे आपने इनविटेशन लेटर वाले बंदे की पूरी डिटेल लिखनी है। मेरे पास दोनों नहीं थे, तो इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। इधर आपके मुतालिक वो थोड़े से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कभी आप किसी क्राइम में रहे हो, किसी भी कंट्री में इन्वॉल्व रहे हो? अगर आप हाँ हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। एम्बेसी से आपने किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि एम्बेसी को आपको फ़ौरन जज कर लेती है अगर आप किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह वो आपसे ये पूछ रही हैं कि कभी आप पे कोई किसी तरह का बैन या इस तरह का समथिंग कुछ तो नहीं लगा? नहीं लगा तो आपने लिखना है। कभी किसी कंट्री से आप डिपोर्ट हुए हो? नहीं। आप किसी क्राइम में कन्विक्टेड रहे हो, किसी क्राइम में रहे हो, आप वायलेशन की हो किसी लॉ की, अगर आपने नहीं की तो नहीं लिखनी। ये सिंपल छोटे-छोटे क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहे हैं, तो अगर आप नहीं है तो आपने नो नो करते जाना है। अगर येस हैं तो आपने प्रॉपर नीचे यहाँ पे इसकी डिटेल लिखनी है। अगर आप नहीं है तो सिंपल आपने नो नो करना है। एप्लीकेशन आप कब सबमिट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है एप्लीकेशन की, किस डेट को, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आपने तब करने हैं जब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद कंप्यूटराइज डाउन प्रिंट कर लेंगे, देन आपने यहाँ पे साइन करने हैं। ये छोटा सा 2 पेजेस का फॉर्म है, मैंने आपको सारा बता दिया है कि आपने कैसे फिल करना है। फिल करने के बाद उसके बाद ये इनविटेशन की कॉपी है। इनविटेशन मैंने जैसे आपको बताया उन लोगों के लिए है जो कि किसी और पर्पस के लिए जाते हैं। इनविटेशन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने उस जगह पे क्लिक हेयर फॉर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक किया, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप रिलेटिव्स के लिए जा रहे हो, रिलेटिव्स को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। ये जो गोल सर्कल है, इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपल्सरी हैं। अगर आप फ्रेंड वगैरह को विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको इन्विटेशन चाहिए। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपको इन्विटेशन चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैं सिंपल विज़िट के लिए गया था, इस जगह आप चेक कर सकते हैं, मुझे इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए। तो ये कैटेगरीज़ है। सिंपल आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, आपने देखना है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है। मैं आपको सिर्फ हॉलीडेज़ का बताऊँगा, विज़िट पर्पज़ का बताऊँगा। आपका पासपोर्ट है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि किस तरह फ़िल करना है, वो है, और आपका एक फ़ोटोग्राफ है। आपकी पिक्चर है, उसकी आपकी डायमेंशन साइज़ लिखा हुआ है, आपकी सीएनआईसी की कॉपी है, आपका आईडी कार्ड जो है, नेशनल आईडी कार्ड होता है, उसकी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने उसका उसका लगाना है। आपकी फ़्लाइट इटिनरी
फ्लाइट इतनी फ्लाइट डमी फ्लाइट रिजर्वेशन हम इसको कह सकते हैं, वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले को बोले या खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उस पे मैंने वही इतनी बना के अपलोड किया, एम्बेसी में जमा करवाई थी और मुझे वीज़ा इशू हुआ है। आप इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे डमी फ्लाइट रिजर्वेशन बुक कर सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आपका वो जो FRC होता है, ठीक है, अगर आप एक सॉरी FRC नहीं है, ये बेसिकली वो है कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डिटेल है कि वो आपके आपस में क्या लगता है, आपका आपस में क्या ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अ, बहन भाई या दो भाई इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका FRC लगेगा, आपका आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए है। और इसका जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जी बैंक स्टेटमेंट आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो मैं इसके मुताबिक कोई स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं मैं आपको बता सकता। आप जितनी ज़्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं कर लें, जो कि आपके लिए सेफ साइड होगी। मिनिमम मिनिमम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 20 लाख से कम ना रखें। 15 लाख पे भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी 20 लाख से कम ना रखें। पाकिस्तानी 20 लाख, उससे ऊपर जितना मर्जी हो आप उसको डिफेंड भी कर सके। अगर एम्बेसी आपसे क्वेश्चन करती है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, अगर आप जिसकी भी स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट कर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स की या किसी की लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एम्बेसी अगर क्वेश्चन करती है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपकी वो जो कहाँ से आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है और वो क्या करता है। और सैलरी स्लिप्स अगर आपके पास हैं तो सेफ साइड के लिए ज़रूर लगानी चाहिए आपको, वो भी 3 लास्ट 3 मंथ्स की अपनी सैलरी स्लिप को आपको ज़रूर लगाना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके लिए हैं जो किसी और पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए या किसी फैमिली मेम्बर्स को मिलने जा रहे हैं, ये उनके लिए। ये सिंपल से 7 से 8 या 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं, जो आपने जमा करवाने हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद इनविटेशन लेटर आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फैमिली के लिए या किसी और बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं। ये वो उनसे फिल करवाएंगे जो उनको जापान में बंदा इनवाइट कर रहा है, सारी उसकी डिटेल होगी यहाँ पे, और नीचे वीज़ा एप्लीकेंट की डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा लिस्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेंट्स, अगर आप एज ए ग्रुप मेंबर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपने उसके मुतालिक जो फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पीछे FRC का बताया है, आपको वो भी लगाना है, साथ इस फॉर्म को भी फिल करके लगाना है। अगर आप ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल कर रही हैं तो आप आपस में आपका क्या कनेक्शन है, आपका रिलेशन क्या है, ये सारा उसके मुतालिक फॉर्म है। ये भी आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको भी फिल करना है। इसके बाद ये है, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो ये आपको कंपनी से फिल करवाना है, जो कि जापान में कंपनी जो आपको बिजनेस पर्पस के लिए इनवाइट कर रही है, ये आपने डॉक्यूमेंट उनसे फिल करवाना है। इसके बाद ये अगर आप सिंपल, जिस तरह मैंने अपने केस में वीज़ा अप्लाई किया था, इस सूरत में आपको इस कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं चाहिए। जो एक मेन डॉक्यूमेंट है वो है इटिनरी। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, इसे आपने फिल लाजमी करना है। आपने कैसे फिल करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, वो डॉक्यूमेंट फिल करने से पहले, ये जो डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो आप लाजमी प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ आपने कवर लेटर लाजमी लिखना है। कवर लेटर किसी भी तरह का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मेरे मेरे ख्याल में ये बैकबोन है एक किस्म की, उसकी हैसियत रखता है। कवर लेटर में आप अपनी सारी इंटेंशन, समटाइम एम्बेसी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती, मुझसे भी जापान एम्बेसी ने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया। मोस्टली एम्बेसी, अगर आप पाकिस्तान से बाहर या इंडिया से बाहर ना, तो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। तो इस सूरत में आपने कवर लेटर में अपने आप को सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है। कवर लेटर मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, तो प्लीज़ 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 इस कवर लेटर को कॉपी ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमेशा आप कवर लेटर वो लिखिएगा जो आपके माइंड में सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप मेरे ख्याल में आप अच्छा लिख सकते हैं बजाय इसके कॉपी करने से। आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये कवर लेटर मैंने लिखा था। सबसे पहले छोटा सा पैरा मेरे मुतालिक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पोलैंड में। मैं छोटा से एक आधी लाइन मैंने अपनी एजुकेशन के मुतालिक लिखी और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। इसके अलावा ट्रैवलिंग के बारे में लिखा कि ट्रैवलिंग मेरा एक पैशन रहा है, ठीक है। छोटा सा मैंने एक लिखा है, लाइन लिखी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि
जापान जो है वो ऑलवेज मेरी डेस्टिनेशन रही है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सका, क्योंकि मैं विद इन यूरोप ही ट्रैवल कर रहा था। मैं क्यों नहीं कर सका, मैं इसका अभी आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने जापान में कौन कौन सी चीज़ों को विजिट करना है। ये 2 पैराग्राफ मैंने उसके मुतालिक लिखा है, ये आपको थोड़ा-सा इसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा। अगर आप टोक्यो जा रहे हो, तो टोक्यो में बहुत सारी जगह हैं विज़िट करने के लिए, आपने कौन-कौन सी विज़िट करनी है। मैंने क्यों नहीं विज़िट कर सका, मैंने इस जगह एम्बेसी को बताया है कि मेरे पास मेरी कंपनी की तरफ से मेरे पास पेड हॉलिडेज़ हैं, तो मैंने सोचा था जब मुझे वो मिलेंगी, तब मैं उसमें ट्रैवल करूँगा। मैंने इस जगह एम्बेसी को ये चीज़ बताई है कि मेरे पास अभी 10 पेड हॉलिडेज़ हैं और मैं 9th डेट के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इसलिए जितनी मेरे पास छुट्टियाँ हैं, मैं उतने दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। कौन-कौन सी जगह ट्रैवल करना है, इधर ये 2 पैराग्राफ मैंने लिखा है। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है टोक्यो स्काई ट्री, और मैं क्यों ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। आपने साथ 1 से 2 लाइन में ये भी बताना है। थोड़ा-सा जब इसके बारे में आप रिसर्च करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये क्यों फ़ेमस है, ठीक है? 2 पेजेज़ में 2 पैराग्राफ में मैंने सारा बताया है। टोक्यो नेशनल म्यूज़ियम मैंने विज़िट करना है। मैंने एम्बेसी को बताया था अपने इस कवर लेटर में, क्योंकि जापानीज रिच कल्चर है, इसमें ये है, टेम्पल्स हैं और भी बहुत कुछ है। मैंने साथ, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैंने ये 2 लाइन्स में एम्बेसी को बताया है कि ये 2 जगह मैं क्यों विज़िट करना चाह रहा हूँ। इसी तरह मैंने 7 से 8 जगह जो मुझे टोक्यो डिज़नीलैंड है, मैंने एम्बेसी को बताया है जो 2 पैराग्राफ के अंदर कि मुझे ये जगह क्यों विज़िट करनी है। उसके बाद सिंपल एम्बेसी से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस डेट से इस डेट तक 9 दिन के लिए वीज़ा इश्यू किया जाए, ताकि मैं जापान को विज़िट कर सकूँ। ये सिंपल सा कवर लेटर है, आपने भी ऐसा लिखना है, लेकिन लिखना खुद है कि जिस तरह आप सोचते हैं। कवर लेटर लिखने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो एम्बेसी की वेबसाइट पे बताए हैं वो, इसके बाद आपने इटिनरी लगानी है। इटिनरी क्या है? फ्लाइट की डमी रिजर्वेशन, वो मैंने जैसे बताया मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप वो लगा सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ी हुई है, मैंने जो बना के लगाई थी अपनी वो। इसके बाद अ, आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं, ये मैं आने वाले 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये सारी, जैसे मैंने आपको बताया था, होटल का नाम, ये होटल का नंबर और एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा। मैंने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है, ये फ्री था। ये मैं एट द स्पॉट जब मैं जापान गया, तब मैंने इसके लिए पे करना था। इसके बाद जो मेन ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी, आपने अपने, आप क्या करें, कंपनी की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आपने लगाना है। ये एडिशनल एम्बेसी ने नहीं लिखा, लेकिन आप लगाएंगे, जो कि एम्बेसी आप आपकी एम्प्लॉयमेंट जो कि आपका कंपनी है वो आपको बताएगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, वो आपको बताएगी कि ये बंदा हमारे पास इस पोस्ट पे काम कर रहा है और इसकी कुछ पीटीओ जो पेड हॉलीडेज हैं 2 या 3 वीक्स के लिए, हम इसको अलाउ कर रहे हैं, हम हमें इसके ट्रैवल करने से कोई इशू नहीं है। इस तरह एक लेटर आपने एम्बेसी से, अपनी कंपनी से लेके वे भी एम्बेसी में जमा करवाना है, जो कि लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और लास्ट थिंग ये है, अ, अ, हो सके तो किस तरह का एक पेज बना के लगाइएगा। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने, मुझे मुनासिब समझा तो मैंने ज़रूर लगाया था कि एम्बेसी को बताने के लिए कि मैं कौन कौन सी जगह विज़िट करूँगा। ये जस्ट लाइक ट्रैवल प्लान है कि मैं इन इन जगह को विज़िट करूँगा, ठीक है। और साथ मैंने इनके नाम लिखे थे, ताकि मैं शो कराऊँ कि मैं इन चीज़ जगह को देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और लास्ट थिंग ये है कि जो जो ये जो ट्रैवल इटिनरी थी, जो मैं, जो कि एम्बेसी ने भी लिखी है, आपने कैसे फिल करनी है। ये बेसिकली है कि अब मैं 9 दिन के लिए जा रहा था, मैंने किस दिन ट्रैवल करना है, मैंने उसकी डेट लिखी है। मेरी एक्टिविटी प्लान क्या है, मैंने लिखा कि मैंने इस एयरलाइन के थ्रू जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इधर से इधर ट्रैवल कर रहा हूँ। एयरलाइन, एयरपोर्ट का नाम मैंने यहाँ पे वो लिखना है, जो भी आपके है अपने अपने हिसाब से लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं जिधर स्टे कर रहा हूँ, होटल का नंबर लिख दिया मैंने, ताकि एम्बेसी अगर कंफर्म भी करती है तो एम्बेसी उनसे कंफर्मेशन फ़ोन करके कंफर्म कर सकती है कि ये बंदे के नाम की रिजर्वेशन बुक है कि नहीं। तो आपने काइंडली फेक या किसी भी तरह की नहीं लगानी। अकोमोडेशन का भी मैंने उसका नाम लिख दिया है। उसके बाद मैंने 9 दिन के लिए जाना था, मैंने प्रॉपर अपना एक प्लान बनाया, जैसे मैंने कवर लेटर में लिखा है कि मैं 30 को मैं इस टाइम ये चीज़ विज़िट करूँगा, शाम को ये विज़िट करूँगा और उसको ये करूँगा। क्योंकि मैंने सिर्फ़ टोक्यो विज़िट किया करना था, तो मैंने इसलिए टोक्यो के मुतालिक ही सारा लिखा है। अगर आप किसी और सिटी को विज़िट करना चाहते हैं, तो आपने ये प्लान उसके हिसाब से बनाना है, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम लग जाएगा। ये सारा एक प्लान है जो मैंने बनाया, किस किस हिसाब से मैंने जाना था।
कि किधर से किधर जाना था, किधर से क्या-क्या जाना था। मैंने 7 से 8 दिन का प्लान बनाया और मैंने अपने रिटर्न के बताया कि मॉर्निंग में होटल चेकआउट कर दूँगा और इवनिंग में मेरी फ्लाइट है, इस तरह मैं पोलैंड में वापस आ जाऊँगा। इधर अकोमोडेशन मेरी सेम थी पूरे टूर में, और फ़ोन नंबर मैंने आपको जैसा बताया ये है। ये लाज़मी आपने कॉपी करके लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बगैर एम्बेसी आपको ज़रूर बोले कि वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। ये डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिए, ऑलमोस्ट यही सेम डॉक्यूमेंट थे जो मैंने भी लगाए थे। कवर लेटर और एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी की तरफ से एक लेटर है, वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है। बाकी रिजर्वेशन ये सब चीज़ एम्बेसी ने ऑलरेडी आपसे मांगी हुई है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपने एम्बेसी के आपको जापानीज़ वीज़ा के लिए चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जापान वीज़ा के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं है पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। सिर्फ़ आपसे जो थर्ड पार्टी है वो आपसे फ़ीस चार्ज करेगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से ले सकते हैं? आप एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट, बाकी आप खुद भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम 6 दिन मैंने आपको बताया, जेरी ऑफिस में अपने फ़ाइल जमा करवानी है। उसके बाद आ जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने सिंपल गूगल पे लिखना है जापान विजिट वीज़ा अपॉइंटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, वीएफएक्स थर्ड पार्टी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपने वेबसाइट को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के लिए आप इस पे चेक कर सकते हैं, मैंने अप्लाई वीज़ा पे क्लिक किया है, सारे कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फ़ीस का सबसे पहले बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम डॉक्यूमेंट है, कोई इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक कैसे करनी है, ये सारा इसका तरीका है। आप इस पे क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे जाना है। बुक नाउ पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है, अगर आपको अकाउंट नहीं है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू बुकिंग करना है। मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। यहाँ सिंपल आपने सेंटर चूज़ करना है, जो भी सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे आपने वो चेक करना है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपको लॉन्ग है, शॉर्ट है। यहाँ पे उस हिसाब से आपने जो भी आपकी कैटेगरी है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी कैटेगरी है। जैसे सबको पता है हम शॉर्ट के लिए, शॉर्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, इधर से वो चीज़ें आपने चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद ये कुछ स्टेप्स हैं, आपकी डिटेल पूछेगा, आप डेट चेक अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, सर्विस वगैरह फीस बताएंगे, आपने कंफर्म कर देना है। जो फ़ी है वो जाके आप एट द स्पॉट पे करेंगे। जो 5 स्टेप है, जब आप फिल करेंगे आपको ईजिली खुद पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह का इशू आता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये तरीका था अपॉइंटमेंट बुक करने का। फ़ीस पे आ जाते हैं, फ़ीस कैसे आपने पे करनी है, फ़ीस कितनी है। ये मैंने फ़ीस पे क्लिक किया है, वो पूछ रहा है वीज़ा की कैटेगरी, मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म वीज़ा है मेरा, टेम्परेरी। सबसे पहले वो आपको फ़ीस का बता रहा है, फ़ीसिस क्या है। सिंगल एंट्री की फ़ीस इतनी है, ऑलमोस्ट 6000 पाकिस्तानी, ठीक है। मल्टीपल कितनी है, कोशिश कीजिएगा कि आप सिंगल एंट्री अप्लाई करें, ताकि एम्बेसी को भी लगे कि इस बंदा वाकई टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहा है और ये वापस ज़रूर आएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल के लिए फ़ीस है, इंडियन नेशनल भी यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अ, और एक चीज़, लास्ट चीज़ ये कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, $9 सर्विस चार्ज फ़ीस पे करनी है आपने, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, सर्विस फ़ी विल बी पेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको ये ऑनलाइन पे करनी है, जो सर्विस फ़ीस होती है, ये आपको $9 लाजमी पे करनी है, ठीक है। $9 तकरीबन पाकिस्तानी 2500 ऑलमोस्ट बनते हैं उसके। और ये चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए फ़ीस नहीं है, ये उन्होंने वीएफएक्स ने लिखा भी हुआ है, सिर्फ आप थर्ड पार्टी की फ़ीस को पे करोगे, ठीक है। बाकी किस कंट्री के लिए फ़ीस नहीं है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके इस लिंक पे चेक कर सकते हैं, इस जगह पे। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आपने थर्ड पार्टी को फ़ीस पे करनी है बाकी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि वीज़ा की जो फ़ीस है वो आपको एम्बेसी वापस कर देगी अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि ये आप उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो जो थर्ड पार्टी की फ़ीस होगी, जो भी होगा, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। बाकी मेन चीज़ ये है कि डिटेल के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो सारी यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ऊपर सारा कुछ डिटेल के साथ लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थर्ड पार्टी की फ़ीस है,
लेकिन जो एम्बेसी की अपनी फ़ीस होती है वो पाकिस्तानी नेशनल के लिए नहीं है, जस्ट आपने थर्ड पार्टी को फ़ीस पे करनी है जो सारी यहाँ पे लिखी है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं? सेम वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको पीछे बता दिए हैं। सेम वही कि अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चाहिए, इतनी चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस पर्पज़ के लिए तो आपको एनटीन वगैरह चाहिए, 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, स्टूडेंट कार्ड चाहिए, फैमिली एफआरसी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फ़ोटो के मुतालिक है, प्रोसेसिंग टाइम 6 बिजनेस डे है। डाउनलोड फॉर्म कौन से हैं, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्म वगैरह सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा कुछ है। तो ये आज की थी वीडियो। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करूँ कि कौन-कौन सी आपको अ, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, फ़ीस कितनी है। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सब कुछ इसी चीज़ वीडियो में वाइंड अप करूँ ताकि आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो आपको इसी चीज़ के आपसे चार्ज करता है। वो कवर लेटर ही लिखेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपको रेडी करेगा, आपको अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके देगा, आपकी एप्लीकेशन वगैरह फॉर्म फिल करेगा। वो सिर्फ इसी चीज़ के आपसे चार्ज करता है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में हर चीज़ बता दिया है। तो बेहतर है आप किसी कंसल्टेंट के पास जाने से कि आप खुद ट्राई करें, तो डेफ़िनेटली आपको वीज़ा मिलता है। और इंटरव्यू एम्बेसी अ, लेती है कि नहीं वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अपना अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।